अब देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को बताती है और ये टोटली बेस्ड है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पर। मींस यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल और लिगैंड के बीच में टोटली आयोनिक बॉन्ड बताया गया है। इसके अलावा ये थ्योरी कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी, चाहे वो थर्मल हो चाहे काइनेटिक स्टेबिलिटी हो, इसको बताएगी। इसके अलावा कलर नेचर के बारे में, लिगैंड की स्ट्रेंथ के बारे में, ये सब एक्सप्लेन करती है। ओके, तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो है दिस थ्योरी, ठीक है, बेस्ड ऑन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, एंड डील्स विद स्टेबिलिटी, चाहे वो थर्मल हो बच्चों, थर्मल एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, एंड कलर नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। समझ गए बच्चों कि ये जो थ्योरी है ये एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पर बेस्ड है और जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उनमें कलर नेचर कैसे आएगा, इसको एक्सप्लेन करती है। अगर हम इसके पोस्टुलेट्स देखें कि कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं, समझ गए ना, तो देखो बच्चों, ये जो थ्योरी है टोटली ये बताती है कि कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगैंड के बीच में प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, मींस आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है, वो पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल आयन और निगेटिव चार्ज के लिगैंड के बीच में मिलता है। मतलब ये है इसका कि पहला है कि बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन मेटल लिगैंड, मेटल एंड जो लिगैंड है इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, मीन्स ionic bond. It is due to positive point charge of cation, means metal ion, and negative point charge of ligand, means anion। समझ गए ना। और अगर कोई मॉलिक्यूल या लिगैंड नॉन पोलर नेचर वो है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, तो ध्यान रखें उसका नेगेटिव टर्मिनल एनाइन की तरह वर्क करेगा। एक तो ये पहला पोस्टुलेट है, मतलब इसमें टोटल कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग को यहाँ पर टोटली हटा दिया गया है, मींस हाइब्रिडाइजेशन का ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगता। पहला पोस्टुलेट था ये, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि जो लिगैंड और मेटल एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो इनके बीच में टू टाइप की इंटरैक्शन होती है, एक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन और एक रिपल्सन। और इसके कारण ही डी ऑर्बिटल जो मेटल एटम की है वो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल सेट्स में स्प्लिट हो जाती है। ओके, तो दूसरा ये पॉइंट है कि इंटर एक्शन, जो इंटर एक्शंस बिटवीन जो मेटल आयन है, मेटल आयन एंड
ligands are two types. ठीक है, इसमें टू टाइप की इंटरैक्शंस होती हैं। देखो कौन कौन सी। एक तो ये है, ठीक है, कि द अट्रैक्शन arises between opposite charges of metal and ligand, which produced spherical and symmetrical field around metal atom due to surrounding due to ligand surrounding। ठीक है, ड्यू टू, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ड्यू टू ligand surrounding around metal atom और आयन। समझ गए बच्चों कि एक अट्रैक्शन अराइजेस हो जाता है किसके बीच में, अपोजिट चार्जेस ऑफ मेटल एंड लिगैंड्स। ठीक है, विच प्रोड्यूस्ड स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल फील्ड अराउंड मेटल एटम ड्यू टू लिगैंड सराउंडिंग अराउंड मेटल एटम। इस तरह से कि दोनों जो है मेटल एटम और लिगैंड, मतलब हम ये कहें कि ये है मेटल एटम का कोई एन चार्ज और ये है लिगैंड, इस तरह से। तो मेटल एटम जो है इस तरह से चारों तरफ से लिगैंड से सराउंडेड हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और इस तरह से ये स्फेरिकली इस तरह से सराउंडेड हो जाता है चारों तरफ से, ऐसे ये स्फेरिकली इस तरह का, मतलब ऑल ऑर्बिटल्स इक्वली इफेक्टेड बाय लिगैंड्स, कि सारी जो ऑर्बिटल्स हैं मेटल एटम की वो इक्वली क्या रहती हैं, इफेक्टेड होती। तो इस तरह से ये कहलाएगा, ठीक है, स्फेरिकल फील्ड अराउंड मेटल एटम। तो ये कैटाइन है, समझ, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, एनाइन है। और इस तरह से ये जो लग रहा है ये क्या है, आयनिक अट्रैक्शन, ना कि कोई इसमें ओवरलैपिंग बताई गई है। तो पहला पॉइंट ये है कि अट्रैक्शन अराइजेस बिटवीन अपोजिट चार्जेस ऑफ मेटल एंड लिगैंड विच प्रोड्यूस स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल फील्ड अराउंड मेटल एटम, ये है ड्यू टू लिगैंड सराउंडिंग, ठीक है, अराउंड मेटल आयन। तो इस तरह से लिगैंड चारों तरफ से उसको घेर लेता है, ये है। दूसरा पॉइंट देखो इसमें, या हम ये कहें कि दो प्रकार का जो इंटरएक्शन है, पहला तो हुआ अट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होगा कि व्हेन लिगैंड्स, समझ गए बच्चों, व्हेन लिगैंड्स approach toward metal ion, ठीक है, जो है मेटल आयन, then d orbitals of cation, जो d orbitals are cations are, जो है, अब इनमें क्या होगा, लगातार जब लिगैंड मेटल एटम की तरफ आने शुरू कर देगा तो ऐसे में क्या होगा कि जो d ऑर्बिटल्स ऑफ कैटाइन, मींस कैटाइन कौन सा बच्चों, मेटल आयन, कौन है ये यहाँ पर, मेटल आयन। ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं रिपेल्ड बाय लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर electrons of ligands and
increases their energy. समझ गए बच्चों कि एनर्जीज इंक्रीज देयर एनर्जी, मतलब अभी भी ये डीजनरेट ही रहती हैं बच्चों, समझ गए ना, डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। कि जब लिगैंड मेटल एटम के पास आएगा तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं लिगैंड्स की वो क्या होंगी कि मतलब डी ऑर्बिटल मेटल एटम की जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो लिगैंड के लोन पेयर से क्या होंगी, रिपेल्ड होंगी। ऐसे में हम जानते हैं कि जहां रिपल्सन होगा वहां पर एनर्जी इक्वली बढ़ती है। तो सभी डी ऑर्बिटल्स जो हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है बच्चों, समझ गए ना। फिर नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये हो गया एक तो अट्रैक्शन और दूसरा है रिपल्सन। सी पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ लिगैंड्स, समझ गए बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री है या जो लिगैंड का ओरिएंटेशन है, ऑल डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं आर नॉट इक्वली अफेक्टेड, समझ गए बच्चों, वाई लिगैंड्स। फाइनली डीजनरेसी जो होती है, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और ये क्या हो जाती है, लॉस्ट, एंड डी ऑर्बिटल्स, समझ गए बच्चों, स्प्लिट इनटू टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स having different energies. It is called d orbitals. इसको क्या बोलते हैं बच्चों, d orbitals splitting, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फिर से समझें, देखो कि इसमें टोटल ये बोला गया है कि मेटल और लिगैंड के बीच में प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड होता है जो कि दो अपोजिट चार्ज के बीच में आता है, जिसमें मेटल एटम कैटायन और लिगैंड नेगेटिव आयन। इंटरैक्शन मेटल एटम के बीच में टू टाइप्स का होता है। पहला अट्रैक्शन जिसमें मेटल आयन स्फेरिकली चारों तरफ से लिगैंड से सराउंडेड हो जाता है और डी ऑर्बिटल अभी भी डीजनरेट रहती हैं। जब लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के पास की तरफ बढ़ता है तो ऐसे में लिगैंड की जो डी ऑर्बिटल हैं वो लोन पेयर ऑफ लिगैंड के रिपेल्ड होती हैं और इससे इनकी एनर्जी बढ़ती है और ये ऑर्बिटल अभी भी डीजनरेट रहती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ लिगैंड्स, इनके लिगैंड्स की ओरिएंटेशन के अनुसार सभी डी ऑर्बिटल इक्वली अफेक्टेड नहीं होती, बल्कि फाइनली ये क्या होता है कि डीजनरेट होकर डी ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है वो लॉस्ट हो जाती है और डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में बदल जाता है और इसी को बोला जाता है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक। एंड जो है जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी difference between d orbitals is called crystal field splitting energy, CFSE। इस तरह से समझ गए बच्चों, ये है। अब हमें अलग अलग समझना है बच्चों कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह की स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहाइड्रल में किस तरह की होती है और स्क्वायर प्लेनर में इस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन्हीं स्प्लिटिंग पर बेस्ड है। तो पहले हम लेंगे, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड
splitting इन, किसमें हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किन में देखेंगे बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फिर हम एक टेट्राहेड्रल। तो देखो बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का अगर आप देखोगे कि ओरिएंटेशन, तो उसमें जो 6 लिगेंड्स होते हैं वो 2 एक्सिस में रहते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर आप जियोमेट्री देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो एक्सिस होती हैं एक्स, वाई और जेड, इन 3 एक्सिस में 6 लिगेंड्स होते हैं, और इन्हीं 2 जो ये 3 एक्सिस हैं इन्हीं में 2 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और यही डी ऑर्बिटल लिगेंड से सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? इफेक्टेड होंगे, जबकि जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में हैं वो कम इफेक्टेड होती हैं, और इस तरह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी, 2 अलग एनर्जी वाले ऑर्बिटल और 3 अलग एनर्जी वाले। समझ गए बच्चों? तो इसमें हम इस तरह से देखते हैं कि इन, अगर आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, समझ गए ना, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 6 लिगेंड्स जो होते हैं बच्चों, 6 लिगेंड्स आर ओरिएंटेड ठीक है, ओरिएंटेड इन 3 एक्सिस। समझ गए बच्चों? ओरिएंटेड इन 3 एक्सिस, एंड 2 डी ऑर्बिटल्स, और ये होती हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, आर प्लेस्ड इन these 3 axes. Therefore, these orbitals are जो है experienced more repulsion by lone pair of ligands than other 3 orbitals, और ये कौन सी हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, because these orbitals oriented between axis at 45 डिग्री। समझ गए बच्चों कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो 2 ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन सी? अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, इन ऑक्टाहेड्रल 6 लिगेंड्स आर ओरिएंटेड इन 3 एक्सिस, and 2 orbitals जो कि डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर आर प्लेस्ड इन दीज 3 एक्सिस। देयरफॉर दीज ऑर्बिटल्स जो होती हैं आर एक्सपीरियंस्ड मोर रिपल्सन बाय लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स देन अदर 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड बिटवीन एक्सिस एट 45 डिग्री। अब ऐसा क्या होगा कि ऐसे में दस डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। वन इज कॉल्ड T2G, लो एनर्जी वाली होंगी, एंड अदर सेट जो होगा, अदर सेट वो होगा इजी, ये होंगी
high energy, and energy of degenerate d orbitals excited d orbitals redistributed between these split orbitals। समझ गए बच्चों कि ये जो सेट बने T2G और EG, हाई एनर्जी के EG और लो एनर्जी के T2G, और इन्हीं ऑर्बिटल्स में जो डीजनरेट एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी इनके बीच में क्या हो जाती है, इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ कि जैसे अगर आप एक ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री देखो, अब आप पहले अच्छी तरह से कि अगर हम एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री देखते हैं तो ये ऐसे दिखती है कि ये है मेटल एटम, एक एक्सिस ये हो गई, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सिस ये है। 2 मिनट को बच्चों मैं अच्छे से बना दूं जरा इसको, ऐसे समझें आप, ठीक है, कि यहाँ से एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, इस तरह से हम इसको यहाँ बढ़ा दें, एक यहाँ बढ़ा दें, और एक एक्सिस ये है जो कि ये चलती है, ठीक है। अब आप देखोगे कि लिगैंड जो हैं कहाँ कहाँ पर हैं, यहाँ पर आप देखोगे एक लिगैंड यहाँ पर है, एक लिगैंड यहाँ पर है, एक लिगैंड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। मैं इस तरह से ये लिगैंड बना देता हूँ कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरह से ये 6 लिगैंड हो गए। और यहाँ पर ही आप देखते हैं कि एक ऑर्बिटल ये वाली होती है इस तरह से, ठीक है, एक ऑर्बिटल ये हो गई इस तरह की, ये, ठीक है। आप ये जानते हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाली, मैं इसको ये है, ठीक है, इसको ऐसे शो करता हूँ। ये कौन सी ऑर्बिटल है, dx² और y², और dz² हम ये वाली ले लें, ठीक है, तो ये क्या है, dz²। तो सीधी सीधी सी बात है कि ये जो ऑर्बिटल हैं आप देख रहे हैं, ये वाली जो ऑर्बिटल्स हैं d ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल जिनको हम बोलते हैं, ये लिगैंड से सीधा इंटरैक्ट हो रही हैं बच्चों, इन्हीं के पाथ में आ रही हैं, लिगैंड के पाथ में आ रही हैं, और इसलिए ज़्यादा इफेक्टेड होंगी। तो 2d ऑर्बिटल, बाकी जो 3 बचती हैं वो इनके बीच में होती हैं। अगर मैं एक का रिप्रेजेंटेशन कर दूं कि जो एक और जो ऑर्बिटल होगी वो इस तरह से, एक यहाँ होगी, यहाँ होगी इस तरह से, ठीक है, ऐसे है, और भी x और y के बीच में होगी, तो ये है dxy, तो ये बीच में है, एक्सिस के बीच में दिखती हैं। तो अगर हम एक d ऑर्बिटल को ऐसे लेके चलें तो ये स्फेरिकली कि यहाँ पर एक ये हैं ऑर्बिटल्स, समझ गए बच्चों, मेटल एटम की ये हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, ये है मेटल एटम n+, अभी फ्री है, ठीक है। यह थोड़ा और नीचे से इसको समझाऊं क्योंकि मेरे को स्प्लिटिंग का डायग्राम काफ़ी बड़ा बनाना है, अच्छी तरह से समझाना है आपको। तो आप ऐसे समझो कि आपके पास ये हैं 5 d ऑर्बिटल्स इस तरह से, समझ गए ना, ये है 1 2 3 4, ये है n+ फ्री एटम, ठीक है, dxy dyz, यहाँ पर हम इस तरह से इनके नाम लिख दें, dxy dyz dxz dx² y², और ये है dz², अभी बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ही n लिगैंड आए, ठीक है, तो ये सारी d ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम से बढ़ती है और वो स्फेरिकली बढ़ गई। मतलब यहाँ पर ये 5 जो d ऑर्बिटल्स हैं
ये इस तरह से होगा कि ये है Mn+, तो इस तरह से इनके चारों तरफ लिगेंड आ गए, ऐसे बहुत सारे। पहले सारे लिगेंड कॉम्प्लेक्स को चारों तरफ से इस तरह से क्या कर लेते हैं बच्चों, सराउंडेड करते हैं, मतलब मेटालाइन को ऐसे। ये कहलाता है एक, इसको हम क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सराउंडिंग। तो जैसे ही मेटल एटम चारों तरफ से इस तरह से स्फेरिकली लिगेंड से सराउंडेड होगा, तो ये जो ऑर्बिटल्स बन गई इनको हम बोलेंगे डीजनरेट एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स। और यहां से इतनी जो एनर्जी बढ़ गई, आप देख रहे हैं कि इस लेवल में ये जो एनर्जी चेंज हो गई, ये है डेल्टा ओ। इतनी जो एनर्जी बढ़ गई ऑर्बिटल्स की, तो ये है डीजनरेट एक्साइटेड डी ऑर्बिटल्स। तो जैसे ही लिगेंड आए इस तरह से चारों तरफ से मेटल स्फेरिकली सराउंडिंग कर ली उन्होंने, तो ये ऑर्बिटल अब क्या होगा कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो फिर ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती हैं बच्चों, इस तरह से दो पार्ट में बट गई। मीन्स अब हम ये कहें कि 1 2 3 4, एक लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड और ये 6। अब केवल ये अरेंजमेंट बचता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो ऑर्बिटल सीधी सी बात है लिगेंड के पाथ में आ गई, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं, यही ऑर्बिटल यहां पर आ जाती हैं। मतलब मैं ये कहूं कि इनको कलर्ड कर दूं इस तरह से, तो यही ऑर्बिटल जो है स्प्लिट होके और ये जो बना लेंगी, ये किस में बट गई, ईजी में। किस में आ गई, ईजी, स्मॉल ई आता है इसमें, ठीक है। इवनली जनरेट, क्या है इसका नेम, इवनली जनरेट। और ये है T2G। ये कौन सी ऑर्बिटल है बच्चों, dx² y², और ये है dz²। ये है dxy, dyz, dxz। इनके बीच में जो केवल एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है बच्चों, ध्यान रखें क्या होता है इनके बीच में, केवल एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक्साइटेड स्टेट में जितनी इन्होंने ऑर्बिटल्स में एनर्जी बढ़ा ली थी वही एनर्जी बढ़ जाती है। और अब आता है कि इनकी कितनी एनर्जी कहाँ बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें ये वाली स्टेट और नीचे की तरफ चलें, तो यहाँ जो एनर्जी बढ़ रही है 5 में से 2 ऑर्बिटल्स की बढ़ रही है, ठीक है, सॉरी 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी 5 में से बढ़ गई, तो ये हो जाएगी 3/5 डेल्टा ओ। क्या हो जाएगी, 3/5 डेल्टा ओ। मतलब 5 ऑर्बिटल में से 3 ऑर्बिटल की एनर्जी इन्हें मिल गई ऊपर की तरफ, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब बढ़ गई। और यहां हो जाएगी 2/5 डेल्टा ओ। समझ गए ना। इस तरह से डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट हो गया, तो ये एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं dz²। तो यहां इसको ऐसा भी लिखा होता है बच्चों, +6dq, मतलब ये एनर्जी, और यहां लिखा होगा -4dq, अभी मैं अलग से लिख दूंगा। तो इस तरह से, और ये जो है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। समझ गए ना। इस तरह से ऑर्बिटल, तो यहां पर ये जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे स्प्लिट ऑर्बिटल्स। इस तरह से कि जो डी ऑर्बिटल था पहले मेटल फ्री एटम था, जब तक सारे ऑर्बिटल, ये भी डीजनरेट ही हैं। अभी हम इनको भी क्या बोलेंगे, डीजनरेट ग्राउंड स्टेट, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये कौन सी है बच्चों, ग्राउंड स्टेट, या हम ये कहें कि फ्री स्टेट, जब एटम बिल्कुल फ्री था, किसी प्रकार की लिगैंड से कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। लिगैंड आए, सराउंडिंग स्फेरिकली सराउंडिंग हो गई, एक स्फेरिकल फील्ड बन गया ये, ठीक है। अब इस फील्ड में ऑर्बिटल अपनी एनर्जी बढ़ा लेते हैं पांचों, सभी में चारों तरफ से, और फिर ये 2 स्प्लिट होके 2 पार्ट में बट गया। और इस तरह से 3 ऑर्बिटल T2G जो कम एनर्जी वाले हैं और 2 ऑर्बिटल ज़्यादा एनर्जी वाले हैं। ऊपर वाले की एनर्जी 5 में से 3 की एनर्जी मिल जाने से उनकी बढ़ गई,
और इनकी 2 की ऊपर बढ़ जाने से 2 की एनर्जी 5 में के रिस्पेक्ट में कम हो गई। और इस तरह से हमारे पास जो स्प्लिटिंग हुई डी ऑर्बिटल की, इसको ऐसा भी लिखा जाता है बच्चों, +0.6 डेल्टा ओ, इसे लिखा होगा -0.4 डेल्टा ओ। ओके, तो ये ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है जब डी ऑर्बिटल क्या होती है बच्चों, स्प्लिट होती है ऑक्टाहाइड्रल फील्ड में। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो इसमें जो CFSE आता है कि यहां पर अगर आप CFSE की कैलकुलेशन करें, ठीक है, कि CFSE में इसको अलग से डिफाइन करूंगा बच्चों, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ऑर्बिटल्स। तो CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्रिस्टल कैसे निकालेंगे हम, सॉरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये है, तो हम इसको अलग से डिफाइन करेंगे, अलग से इसके फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी यहाँ बता देता हूँ CFSE कैसे निकालोगे। तो CFSE इज इक्वल टू, आपको क्या करना है, ये हो गया x इंटू, ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.4 प्लस y इंटू 0.6, ठीक है, ओहो, यहाँ पर 0.6 और ये है डेल्टा ओ में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर x इंटू -4 प्लस y इंटू 6 और डी क्यू लिखा होगा बच्चों। अब यहां आता है कि x क्या है, x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स, और y है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स। समझ गए ना। अब देखो माइनस क्यों हो रहा है x के साथ, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, समझ गए ना, कि मैं ये कहूं कि इस तरह से ये ऑर्बिटल 2 पार्ट में बटा दिख रहा है आपको, कि ऊपर ये जा रहा है और नीचे ये आ रहा है ना। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, और यहां पे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से, तो यहां जाएगा पहले, तो यहां पर ये T2G है, तो यहां पर x की वैल्यू जैसे यहां 1 दिख रही है, यहां y 0 दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। यहां ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी एनर्जी बढ़ रही है, और नीचे तो यहां पर ये जो CFSE पर इलेक्ट्रॉन, CFSE जो पर इलेक्ट्रॉन के लिए है वो कितना जुड़ेगी, 6 डेल्टा ओ, और यहां पर जो CFSE है बच्चों पर इलेक्ट्रॉन वो होगी 0.4 डेल्टा ओ, इस तरह से। अब आता है कि आप कैसे निकालोगे कि x और y की वैल्यू क्या है। तो देखो यहां पर मैं बता दूं पहले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, इन स्प्लिट ऑर्बिटल्स। तो आपको पहले देखो, एक है अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड, तब आपको ध्यान रखना है D1 से लेकर D6 तक कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन, T2G में। मींस ये क्या होंगे, x नहीं, ये क्या हो जाएंगे, y, x है ना नीचे T2G, अच्छा हमने x लिया, हाँ ठीक 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 है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, x, और D7 से लेके D10 तक ये कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन, EG में, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, y। तो यहां पे मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन EG ऑर्बिटल, इस तरह से जब क्या लिया गया हो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड। और B अगर मान लो जाते हैं कि आपको दिया गया है वीक लिगैंड फील्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, वीक लिगैंड फील्ड। तो ध्यान रखना D1 से 3 तक, ठीक है, एंड फिर D6, 7 और 8 ये तो कहाँ रखना है आपको, T2G में। D4 एंड 5 और D9 एंड 10 ये कहाँ ले जाओगे,
Eg में, इस तरह से अच्छे से लिख दूँ मैं, ये Eg बार बार T2G हो रहा है, ये है Eg, मतलब ये x और ये क्या होगा y। अब देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लिखा है D6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये है कैलकुलेट CFSE फॉर, ठीक है, CFSE फॉर कॉम्प्लेक्स इन, ठीक है, वीक लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड। समझ गए बच्चों कि आपको ये अलग अलग फील्ड दिए, तो देखो एक एक करके देखें। जैसे D6 है, हम जानते हैं कि ये दो पार्ट में बट गया, T2G और Eg। अगर यहां पर वीक फील्ड लेंगे आप, समझ गए बच्चों, तो 4 तो यहां रहेंगे, 2 यहां, मतलब 3 पहले नीचे गए होंगे, फिर 2 ऊपर गए होंगे, फिर एक नीचे, तो यहां पर x का वैल्यू और y, x तो हो गया 4 और y कितना हो गया 2। ओके, अब मैं CFSE निकाल के बताऊं, तो CFSE कितना हो जाएगा, तो आप लिखेंगे पॉइंट, ठीक है, 4 माइनस में इंटू x प्लस 0.6 इंटू y, ये है डेल्टा O, तो हमने लिखा 0.4 इंटू, ये हो जाएगा 4 प्लस 0.6 इंटू 2, तो ये तो हो गया माइनस 1.6 प्लस, और ये हो गया 1.2, कितना आ जाएगा बच्चों देखो, ठीक है, तो ये बचेगा माइनस में आपके पास 0.4 डेल्टा O, ये आ जाएगा CFSE का वैल्यू जब वीक लिगैंड फील्ड हो। अब सोचो स्ट्रॉन्ग लिगैंड लगा दिया जाए, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड में जब आप D6 को डिवाइड करेंगे T2G और Eg में, तो T2G और ये है Eg, तो यहाँ 6 यहाँ 0, तो x की वैल्यू तो 6 हो गई और y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0। तो सोचो अब आप कि CFSE कितना हो जाएगा, माइनस 0.4 इंटू आपके पास है 6 प्लस, ठीक है, 0.6 इंटू 0, ये हो जाएगा डेल्टा O। इसको हम माइनस 4dq भी लिख सकते हैं, बिकॉज डेल्टा O इक्वल टू होता है बच्चों 10dq। तो ये हमारे पास 2.4 डेल्टा O हो गया, मीन्स माइनस 24dq, इस तरह से, समझ गए ना। तो ये हमारे पास CFSE का कैलकुलेशन से रिजल्ट आएगा। अब आप किसी में भी इस तरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, मान लो आपको लिखा है K4FeCN होल 6, इसमें CFSE कितना होगा, तो जब यहाँ जाओगे तो आपको मिलेगा D6 T2G में तो होंगे आपके पास 6 और Eg में होंगे बच्चों 4, तो यहाँ पर CFS आएगा 24dq, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। और मान लो मैंने लिख दिया K3FeF6, तो यहाँ बचेगा D5, ये जो था बच्चों ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, क्या है ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड, जबकि ये क्या है यहाँ पर वीक लिगैंड, ठीक है। तो अब आप जब इसे दो पार्ट में बांटोगे तो T2G में तो होंगे 3 और Eg में होंगे 2, तो यहाँ x तो हो गया आपके पास 3 और y हो गया 2, तो जब आप CFSE कैलकुलेट करोगे तो आएगी 0। मीन्स ऐसे में स्प्लिट ऑर्बिटल तो रहेगी लेकिन एनर्जी डिफरेंस इस तरह से बहुत जीरो होगा, और यही कारण है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स। एक फॉर्मूला और बता दूं बच्चों में कि टोटल, ठीक है, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये होगा, मतलब मैं डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये होगा CFSE प्लस N इंटू पाई। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लें तो डेल्टा O प्लस, ठीक है, N पाई। यहां पाई क्या है ये भी बता दूं, ठीक है, पाई कहलाती है पेयरिंग एनर्जी,
और n कहलाता है पेयर्ड या ठीक है नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो रिजल्ट आएगा ये एक्चुअल में बताएगा कि CFSE का वैल्यू कितना है। जैसे आपको यही बता दिया जाए कि D5 कॉन्फ़िगरेशन है स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हैं, तो डेल्टा E क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिख के देख लो कि D5 है और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। तो ये है आपके पास इस तरह का बचेगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 का स्ट्रॉन्ग फील्ड में। अब यहाँ पर अगर हम D5 ले रहे हैं और इस तरह से देखें कि T2G तो 5 है और EG कितना है 0, तो X का वैल्यू तो 5 हो गया और Y हो गया 0। तो सबसे पहले आप CFSE कैलकुलेट करोगे तो CFSE माइनस 0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O, तो ये आ जाएगा माइनस 2.0 डेल्टा O। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आता है कि n की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस 0.2 डेल्टा O प्लस 2 पाई। इस तरह से आपने इसकी कैलकुलेशन की, वो रिजल्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से लिखा होता है। तो ये था हमारा इस तरह से कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग फील्ड में, वीक फील्ड में, किसके लिए बच्चों, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। एक्स और वाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं ये सब मैंने बता दिया आपको, और इस तरह से आपको कैलकुलेशन है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, ये है कुल मिला के CFT थ्योरी। अभी केवल किसके लिए बताया मैंने, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बच्चों। बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, और वो है लेंगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो यहाँ तक क्लियर है, अब इसको एंड करते हैं। ठीक है।